गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रश्मि संत, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, डॉक्टर अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊंचाहार रायबरेली से। आज का हमारा टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। एकीकरण के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक तत्व है वो है राष्ट्रीयता। यह एक ऐसी भावना है जो एक क्षेत्र विशेष को सहज और स्वाभाविक ढंग से आपस में जोड़ती है। पुनर्जागरण के बाद यूरोप में राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का विकास होने से राष्ट्रीय चेतना सबल होने लगी और इसी चेतना का परिणाम था जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में जो बाधक तत्व थे वो कई सारे थे, जिनमें भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अनेक बाधाएं थीं। सबसे पहले हम बात करेंगे भौगोलिक तत्वों की। मेन चीज थी कि जर्मन 3 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग, उत्तरी भाग, प्रशा, सैक्सोनी, हनोवर, फ्रैंकफर्ट। ये क्षेत्र प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे। दूसरा था मध्य भाग, ये राइनलैंड का क्षेत्र था। तीसरा दक्षिणी भाग, जिसमें बवेरिया, बटेमबर्ग, प्लेटिनेट आदि थे, ये कैथोलिक धर्मावलंबी थे। दूसरा बाधक तत्व, जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इनमें अनेक राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के अंग थे, जिसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया कर रहा था। नेक्स्ट, सामंती संरचना होने के कारण इनकी सैन्य व्यवस्था शिथिल थी। नंबर 4, जर्मनी के विभिन्न राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा थी जो एकीकरण में बाधक थी। 5वां, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस का अत्यधिक हस्तक्षेप। 6ठा पॉइंट, जर्मन समाज में राष्ट्रीयता की भावना के तत्वों का अभाव था। 7वां, जर्मनी के विभिन्न राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। जहां जर्मनी के एकीकरण में ये तत्व उसके बाधक थे, वहीं कुछ सहायक तत्व भी थे, जिनमें पहला है जर्मनी का अपना इतिहास, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति थी, जो जर्मनी को एकीकरण के लिए प्रेरित कर रहे थे। दूसरा पॉइंट, 18वीं सदी में राष्ट्रवादी विचारकों जैसे कांट, हीगेल, फिक्टे, नोवालिस आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद की भावना प्रबल की थी। नेक्स्ट पॉइंट, नेपोलियन ने उत्तरी जर्मनी व राइन के तटवर्ती क्षेत्रों में मुक्त व्यापार की नीति का प्रचार किया था। नेक्स्ट, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जर्मनी का औद्योगिक विकास होने से देश की आर्थिक स्थिति उन्नत हुई। और आखिरी पॉइंट, आर्थिक उन्नति से ही शक्तिशाली सेना का गठन करने में सक्षम हो सका। अब हम बात करेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। एकीकरण को समझने के लिए हम इसे विभिन्न चरणों में बांट सकते हैं। इसका प्रथम चरण जो है वो 1806 से लेके 1860 तक का है। फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने दिसंबर 1805 को ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रिलिच की लड़ाई में और प्रशा को इयेना की लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया, जिससे जर्मनी पर से ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व का अंत हो गया। फ्रांस की सेना ने जब बर्लिन में प्रवेश किया तो प्रशा ने अपमानित महसूस किया और इसी आग में जलकर प्रशा का पुनर्जन्म हुआ। नेपोलियन ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों को 38 बड़े राज्यों में परिवर्तित कर दिया। प्रशा को छोड़कर इन 38 राज्यों को राइन महासंघ का नाम दिया और फ्रैंकफर्ट को इसका मुख्यालय बनाया। वियना सम्मेलन के तहत फ्रांस में पुनः बूर्बो वंश की सत्ता स्थापित हुई, लेकिन जर्मनी राज्यों में पुराने राजवंशों की सत्ता स्थापित नहीं हो सकी। राइन महासंघ का नेतृत्व ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में चला गया। 1830 और 1848 की यूरोपीय क्रांति के दौरान जर्मन राज्यों में भी क्रांतियां हुई। 1830 के समय की क्रांति तो मेटरनिख द्वारा दबा दी गई, लेकिन 1848 में उदारवादियों को सफलता मिली। फ्रैंकफर्ट संसद ने प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम
IV को संयुक्त जर्मनी का ताज अर्पित किया, किंतु ऑस्ट्रिया द्वारा अस्वीकार करने से राइन महासंघ पुनः स्थापित हुआ। प्रुशिया के विदेश मंत्री जोसेफ वॉन ने इम्फर्ट संघ योजना द्वारा प्रुशिया के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु यह योजना असफल रही। ऑस्ट्रिया ने अपने नेतृत्व में समस्त जर्मन राज्य को एकीकृत होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यह सम्मेलन असफल रहा। अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण 1860 से 1864 तक का माना जाता है। प्रुशिया के शासक फ्रेडरिक विलियम IV के 1861 में गद्दी परित्याग के बाद वहां का शासक उनका छोटा भाई विलियम प्रथम बना। विलियम एक योग्य और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जर्मनी के कुल 39 राज्यों के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क को पराजित करना अनिवार्य था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ ऑटो वान बिस्मार्क को चांसलर पद पर नियुक्त किया। बिस्मार्क के 2 लक्ष्य थे। पहला, प्रुशिया सहित जर्मनी को आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम बनाना और सैनिक दृष्टिकोण से जर्मनी को अजेय बनाना। इसके लिए बिस्मार्क ने व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों को बढ़ावा दिया। साथ ही सेना का आधुनिकीकरण आरंभ कर दिया। धीरे धीरे प्रुशिया की सेना यूरोप की सर्वाधिक आधुनिक सेना में परिवर्तित हो गई। स्थिति मजबूत करने के पश्चात उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा और कूटनीति द्वारा तमाम विरोधियों को यूरोपीय राजनीति से अलग कर दिया। इस कड़ी में पहला जो मुख्य कार्य था वह था डेनमार्क प्रुशिया युद्ध, जो कि 1864 में हुआ था। श्लेसविग और होल्स्टीन पर डेनमार्क का अधिकार था या उसका प्रशासन था, लेकिन ये डेनमार्क के अंग नहीं थे। होल्स्टीन में अधिकांश जर्मन रहते थे, जबकि श्लेसविग में डेन और जर्मन दोनों रहते थे। डेनमार्क और जर्मनी दोनों इस पर अपना कब्जा करना चाहते थे। 1863 में डेनमार्क के शासक क्रिश्चियन ने एक संविधान बनाकर श्लेसविग और होल्स्टीन पर अधिकार करने की चेष्टा की, जो लंदन संधि के विरुद्ध था। बिस्मार्क ने इस अवसर का लाभ जर्मनी के एकीकरण के लिए किया। उसने जनवरी 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ एक समझौता किया और डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क सेना अधिक दिनों तक युद्ध नहीं कर सकी और अक्टूबर 1864 को वियना संधि द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ। डेनमार्क ने श्लेसविग और होल्स्टीन की डचियों को ऑस्ट्रिया प्रुशिया को दे दिया। अगस्त 1865 को ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के मध्य गैस्टाइन समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि जब तक कि कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक ऑस्ट्रिया होल्स्टीन का और प्रुशिया श्लेसविग का शासन देखेगी। यह अस्पष्ट समझौता बिस्मार्क की कूटनीति का परिचायक थी। अब आता है तृतीय चरण, जो 1866 का है। जर्मनी के एकीकरण के क्रम में प्रुशिया का ऑस्ट्रिया से युद्ध अनिवार्य था, अतः कूटनीतिक तौर पर ऑस्ट्रिया को यूरोपीय राजनीति से अलग करना आवश्यक था। इसके लिए उसने सबसे पहले जो खास राष्ट्र थे उनसे संधि या मित्रता करी। सबसे पहले नंबर पे आता है रूस। रूस के सम्राट जार अलेक्जेंडर II से बिस्मार्क के अच्छे संबंध थे। रूस पूर्वी यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश था, इसलिए प्रस्तावित ऑस्ट्रिया प्रुशिया युद्ध में उसकी तटस्थता आवश्यक थी। दूसरा है फ्रांस। फ्रांस पश्चिमी यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश था, इसलिए संभावित युद्ध में उसकी तटस्थता आवश्यक थी। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन III से बिस्मार्क के अच्छे संबंध थे। फ्रांस को बिस्मार्क ने राइन क्षेत्र के कुछ भूभाग देने का अस्पष्ट वादा कर उसकी तटस्थता का आश्वासन पा लिया। तीसरा है इटली। बिस्मार्क ने इटली से सहयोगात्मक संधि की, जिसके अंतर्गत प्रुशिया ने सैन्य सहायता के बदले ऑस्ट्रिया से वेनेशिया दिलाने का वादा किया।
अब था कि युद्ध कैसे शुरू हुआ, युद्ध का कारण क्या था। बिस्मार्क जर्मन जनता की मांग पर हॉलस्टीन का विलय ऑगस्टाइनबर्ग में कराना चाहता था, जिसे ऑस्ट्रिया अपना आंतरिक मामला मानता था। प्रशा ने वियना सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय ले लिया। हालांकि युद्ध से पूर्व बिस्मार्क को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु स्थिति अनुकूल होते ही 14 जून 1866 को प्रशा ने तथा 20 जून 1866 को इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रशा ने हॉलस्टीन पर और इटली ने वेनेशिया पर आक्रमण किया। 7 सप्ताह की लड़ाई में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया। सडोवा की लड़ाई में प्रशा ने ऑस्ट्रिया को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। बिस्मार्क ने कूटनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए प्रशा की सेना को राजधानी वियना में प्रवेश करने से रोक दिया। प्रशा ने ऑस्ट्रिया और दक्षिणी जर्मन राज्यों के साथ सम्मानजनक प्राग की संधि की, जिसके तहत जर्मन संघ भंग कर दिया और राइन नदी के क्षेत्र में स्थित जर्मन राज्यों का एक उत्तर जर्मन संघ गठित हुआ, जिसका नेतृत्व प्रशा को मिला। दूसरा, राइन नदी से पोलैंड तक का सारा इलाका प्रशा के प्रभुत्व में आ गया। तीसरा, वेनेशिया का राज्य इटली को प्राप्त हुआ। चौथा, ऑस्ट्रिया से मात्र 30 लाख पाउंड हर्जाना वसूला गया। अब इस एकीकरण का चतुर्थ और आखिरी चरण आता है, जो कि 1870 में प्रारंभ हुआ। जर्मनी के एकीकरण के क्रम में प्रशा का फ्रांस से युद्ध अनिवार्य था। दक्षिण के 4 राज्यों बेवेरिया, बोडन, बीटनबर्ग और हेस-डार्मस्टाड पर फ्रांस का दबदबा था और बिना इन राज्यों के विलय एकीकरण अधूरा था। अतः सबसे पहले बिस्मार्क ने फ्रांस को यूरोपीय राजनीति से अलग थलग करने के लिए अपनी कूटनीतिक चाल चली। सबसे पहले उसने इटली को अपनी ओर मिलाया। उसने प्रशा ने इटली को फ्रांस से रोम दिलाने का वादा कर अपनी ओर मिला लिया। दूसरा था ऑस्ट्रिया को हराने के बावजूद उसके साथ प्रशा ने सम्मानजनक संधि करके उसकी तटस्थता सुनिश्चित कर ली थी। तीसरा था रूस। क्रीमिया युद्ध से ही रूस और फ्रांस में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। बिस्मार्क ने रूस को पेरिस संधि की अवहेलना कर काला सागर में अपनी नौसेना का प्रलोभन दिया। साथ ही पोलों के विद्रोह के समय प्रशा ने रूस की सहायता की थी, तो इस प्रकार रूस की भी तटस्थता निश्चित हो गई। चौथे नंबर पे है ब्रिटेन। ब्रिटेन तो स्वयं इस समय पृथकता की नीति का अनुसरण कर रहा था, अतः प्रशा को ब्रिटेन की ओर से भी आश्वासन मिल गया। अब इस युद्ध का कारण। नेपोलियन तृतीय ऑस्ट्रिया की 1866 की पराजय को अपनी कूटनीतिक पराजय समझता था। साथ ही वे अपनी घटती लोकप्रियता को पुनः प्राप्त करना चाहता था। नेपोलियन बिस्मार्क से पैलेटिनेट, कभी बेल्जियम तो कभी लग्जमबर्ग की मांग कर रहा था, जिसे बिस्मार्क अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक भी कर रहा था। फ्रांस प्रशा युद्ध का तात्कालिक कारण स्पेन की राजगद्दी पर होहेन-जोलरेन वंश के एक राजकुमार लियोपोल्ड ने दावा किया। इसका नेपोलियन ने विरोध किया और उसने प्रशा के राजा के पास अपना राजदूत बेनडेटी को भेजा और आश्वासन मांगा कि भविष्य में स्पेन की गद्दी पर जर्मन राजकुमार नहीं बैठेगा। विलियम प्रथम ने बेनडेटी को एल्म्स नामक स्थान पर यह आश्वासन दिया। इस बातचीत की सूचना तार द्वारा चांसलर बिस्मार्क के पास पहुंची। बिस्मार्क ने इसका कूटनीतिक लाभ उठाते हुए इसका संशोधित रूप समाचार पत्रों में छपवा दिया, जिससे फ्रांस का अपमान हो और जर्मन मूल के लोग संगठित हों। आक्रोश में आकर नेपोलियन थर्ड ने प्रशा पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में आरंभ से ही प्रशा का पलड़ा भारी रहा। अंततः सेडान के युद्ध में प्रशा ने फ्रांस को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। 1 सितंबर 1870 को नेपोलियन थर्ड ने लाखों सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को संपन्न हुई, जिसके अनुसार फ्रांस को चारों दक्षिणी जर्मन राज्यों पर से अपना दावा
छोड़ना पड़ा। दूसरा पॉइंट, फ्रांस को एल्सास तथा लॉरेन का भी कुछ क्षेत्र देना पड़ा। तीसरा, फ्रांस को 3 वर्ष के अंदर 5,000 अरब फ्रैंक युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए बाध्य किया गया। चौथा, फ्रांसीसी खर्च पर फ्रांस में एक जर्मन सेना जब तक कि वह क्षतिपूर्ति नहीं दे देता तब तक के लिए रखना तय हुआ। इस प्रकार जर्मन राज्यों का विलय जर्मनी में कर दिया गया। प्रशा के शासक विलियम प्रथम का राज्याभिषेक जर्मन सम्राट के रूप में 18 जनवरी 1871 को हुआ। तो हम देखते हैं कि बिस्मार्क के कूटनीतिक प्रयासों की वजह से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। धन्यवाद।